राम राम दोस्तों। आज बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये हम जानेंगे। देखो, ये अनुसूचियां अपने आप में एक अलग टॉपिक है। जैसे 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, 7वीं, 8वीं, तो ये सब अपने आप में एक अलग विषय बनता है और इससे अलग अलग क्लास में समझाया जा सकता है। परंतु हम यहाँ पर शॉर्ट देखेंगे कि कौन कौन सी अनुसूचियां हैं और इसमें अनुसूची में क्या दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट शेड्यूल पहली अनुसूची के बारे में बात करते हैं कि पहली अनुसूची में क्या दे रखा है। देखो, पहली अनुसूची में भारत के राज्य की सीमाएं, उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में बात की गई कि राज्य कौन कौन से, उनकी सीमाएं कौन कौन सी है, तो वो फर्स्ट शेड्यूल में आप देख सकते हैं। वही दूसरी अनुसूची की बात करें, सेकंड शेड्यूल, तो सेकंड शेड्यूल में जो संवैधानिक पद पर कार्यरत हैं, तो संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक पद पर जो कार्यरत है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, तो उनके संबंधित जो अलाउंस भत्ते हैं, विशेषाधिकार है, तो उनके संबंधित बात की गई। तो हम देखो एक एक करके जानेंगे कि इस शेड्यूल में कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं, कौन कौन से संवैधानिक पद शामिल हैं। तो हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक तो राज्य स्तर, केंद्र स्तर पर, एक तो केंद्र स्तर पर बांटेंगे, दूसरा हम राज्य स्तर पर देखेंगे, क्योंकि ये सेम ही है तो आपको जल्दी आसानी से याद होगा। पहले देखिए तो केंद्र स्तर पर सबसे सम्मानित पद होता है हमारा राष्ट्रपति का। वही राज्य स्तर पर देखें तो आपको राज्यपाल देखने को मिलेगा, राज्यपाल, ठीक है, यहाँ पर एकदम। दूसरे तरफ देखें तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो वहीं पर भी हम देख सकते हैं तो विधानमंडल होता है, विधानमंडल, तो उनके भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तीसरी बात देखें तो यहाँ पर भी क्या होती है, राज्यसभा होती है, राज्यसभा, तो राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। उसी तरह जिस राज्य में विधान परिषद है, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, तो वो उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। चौथी बात यहाँ पर देखें तो आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करते हैं, उनके वेतन भत्ते विशेषाधिकार की बात की गई है। तो दूसरी तरफ देखें तो आप हाई कोर्ट, जो राज्य स्तर पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की भत्तों की बात की गई है, ठीक है। और पांचवी बात देखें तो आपको सीएजी मतलब नियंत्रण महालेखा परीक्षक, सीएजी की बात की गई है, ठीक है, सीजीए के बारे में बात की है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में। तो उनके भी वेतन भत्ते विशेषाधिकार संबंधित सेकेंड शेड्यूल में बात की गई है। तो ये हो गई सेकेंड शेड्यूल के बारे में, ठीक है। अब बात करें थर्ड शेड्यूल, मतलब तीसरी अनुसूची क्या कहती है। देखो, तीसरी अनुसूची में दे रखा है शपथ से संबंधित, जो भी हमारे शपथ लेते हैं, ठीक है, शपथ से संबंधित विषय दे रखा है। अब शपथ कौन कौन लेता है, जो उम्मीदवार खड़ा होता है, जैसे हमारे उम्मीदवार जो खड़ा होता है, जैसे सांसद के रूप में खड़ा होता है, विधायक के रूप में खड़ा होता है, वो भी शपथ लेता है, तो वो शपथ इसमें शामिल है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी तरफ कोई भी मंत्री, जैसे राज्य सरकार के मंत्री हो या केंद्रीय मंत्री, वो भी इसमें शामिल है, शपथ लेते हैं। और जब संसद बनती है, तो संसद बनने के समय जब सांसदों को शपथ दिलाई जाती है, तो वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। अब बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो भी शामिल होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश वो भी शामिल होते हैं, और जो सीजीए होता है, ठीक है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, उनके भी शपथ इसमें शामिल होते हैं। देखो, मंत्री इसमें शामिल होते हैं, कोई भी मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जो शपथ लेते हैं तो शपथ इसमें शामिल होते हैं तीसरी अनुसूची में। देखो, दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में यहाँ पर जो संवैधानिक पद पर कार्यरत है उनके बारे में, जो वेतन भत्ते के बारे में जो विशिष्ट प्रावधान है वो दे रखे हैं। उसमें आप देख सकते हो तो पीएम नहीं है, मंत्री इसमें शामिल नहीं है। यदि आपको ऑप्शन में दे रखे हैं कि प्रधानमंत्री इसमें शामिल है, कोई मंत्री इसमें शामिल होते हैं, तो ये नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो संवैधानिक पद पर कार्यरत हैं वो इसमें शामिल होते हैं। देखो, फोर्थ शेड्यूल में क्या दे रखा है, चौथी अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची विशेष रूप से जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा की जो सीटें होती है, राज्यसभा सीटें,
ठीक है, सीटें होती हैं, तो उनके संबंधित प्रावधान यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि राज्य में आवंटन से संबंधित है कि केंद्र में कौन सी राज्यसभा सीटें आवंटन की गई, तो वो सीटें के आवंटन से संबंधित इसमें दे रखा है फोर्थ शेड्यूल। फिर बेसिकली यही ध्यान रखना है इसमें। पांचवी अनुसूची के बारे में बात करें तो पांचवी अनुसूची जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हैं उनके विकास से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है, वो देखो पांचवी अनुसूची अपना आप में एक अलग विषय है। उसमें दे रखे हैं कि राष्ट्रपति के क्या दायित्व है, राज्यपाल के क्या दायित्व हैं। ठीक है, उन जनजातीय क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रशासनिक क्षेत्र चलता है। ठीक है, तो वो सभी इसमें दे रखा है पांचवी अनुसूची के बारे में। ठीक है, इसके पांचवी अनुसूची के संबंधित हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और छठी अनुसूची से संबंधित भी। ठीक है, और पांचवी अनुसूची में वो क्षेत्र शामिल है जो वो सिक्स शेड्यूल में नहीं आता है। ठीक है, जो सिक्स शेड्यूल में नहीं आता वो क्षेत्र। अब कौन कौन से सिक्स शेड्यूल है वो हम आगे देखेंगे, जैसे असम हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, ठीक है, त्रिपुरा और चौथा देखे तो मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम। ये चार क्षेत्र को छोड़कर पूरा भारत के जो राज्य हैं वो इस पांचवी अनुसूची में शामिल है। ठीक है, अब छठी अनुसूची देखते हैं। तो छठी अनुसूची में मैंने बताया कि वो चार राज्य क्षेत्र जिसमें राज्यपाल को विशेष दायित्व दे रखा है कि वहाँ का शासन प्रशासन कैसे चलेगा और किस प्रकार से जो भारत में जो कानून बनते हैं वहाँ पर कैसे लागू हो गए, तो वो छठी अनुसूची के बारे में अनुसूची में बताया गया है। जैसे मैं बात करूँ तो वहाँ पर देखो कौन कौन से राज्य शामिल है। देखो असम है और मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये चार क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है, चार क्षेत्र। ठीक है, चार राज्य आपको ध्यान में रखना है। पूछ लेंगे कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल है, तो विशेष रूप से वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछ रखा है कि कौन कौन से राज्य क्षेत्र शामिल है। तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, तो वो छठवीं अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है, और ये छठी अनुसूची में राज्यपाल के क्या दायित्व है, राष्ट्रपति क्या दायित्व सौंपते हैं राज्यपाल को, वहां पर कौन किस प्रकार की प्रशासनिक मशीनरी चलती है, तो वो इस बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची देखें तो सातवीं अनुसूची में क्या दे रखा है। देखो सातवीं अनुसूची जो केंद्र है, राज्य है, उनके विषयों को बंटवारा के संबंधित बात करता है। जैसे यूनियन है, जैसे केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है, संप्रति सूची है, इससे संबंधित विषय के बारे में बताया कि कौन सा विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किस विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, कौन कौन से संप्रति मतलब दोनों राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र भी कानून बना सकती है, तो उनके संबंधित यहाँ पर सातवीं अनुसूची में दे रखा है। लगभग यहाँ पर देखे तो 100 देख सकते हैं, 58 विषय दे रखे हैं। ठीक है, उनमें 60 देख सकते हैं जो पहले 66 थे। ठीक है, यहाँ पर जो बचते हैं वहां पर देखो 55-56 विषय इसमें शामिल होते हैं। तो ये ऐसे नहीं पूछेंगे कि इतने विषय शामिल है, तो वो यहाँ पर देखना है सिर्फ और सिर्फ कि सातवीं अनुसूची में क्या दे रखा है, जो कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण के बारे में बात करते हैं, जो कि केंद्र सूची, राज्य सूची और संप्रति सूची के बारे में। अब बात करें आठवीं अनुसूची में क्या दे रखा है। देखो आठवीं अनुसूची में जो भारत की 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाएं तो वो दे रखी है। ठीक है, अब 22 भाषाएं कौन कौन सी है वो भी आपको देख लेना है। जैसे असमिया हो गया, बंगाली हो गया, बोडो हो गया, डूंगरी हो गया, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, उर्दू, कश्मीरी, कोंकणी, ठीक है, मैथिली, मलयालम, ठीक है, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, ये भाषाएं इसमें दे रखी है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 344 इसमें जो भाषा से संबंधित हैं, तो ये आपको देखो भाषा तो आपको याद होनी चाहिए। और जितनी भाषाएं हैं तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भी संशोधन हो रखा है, जो कि 8 शेड्यूल के संबंधित जो लैंग्वेज से संबंधित है वो भी हम अलग विषय में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज से संबंधित कितने संशोधन हुए हैं, कब कौन सी भाषाएं शामिल की गई। तो मैं बेसिक बता देता हूँ। देखो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक भाषा जोड़ी गई थी। फिर बाद में और देखें तो 71वां
71वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी। और फिर लास्ट में देखें तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तो उसमें भी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि ये 3 भाषाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो लैंग्वेज से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम 9वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो ये देखो, जो भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था ना, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। तब ये 9th शेड्यूल लाया गया था। देखो 9th शेड्यूल भारत के जब निर्माण हुआ था उस समय नहीं था, बाद में लाया गया है। ठीक है, 8 ही ऐसे अनुसूची थी जो कि संविधान के समय लाई गई थी, परंतु 9 जो कि पहला संविधान संशोधन करके लाया गया था। अब क्यों लाया गया था? तो जमींदारी जो व्यवस्था थी उसमें सरकार द्वारा सुधार करना था, और जमींदारी में सुधार करना है, भूमि का आवंटन करना है, तो आपको संपत्ति का बंटवारा करना पड़ेगा। तो संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? और पहले ही ये दे रखा है मौलिक अधिकार में दे रखा है कि आप संपत्ति का अधिकार से संबंधित आर्टिकल अपन 30 देख सकते हैं। तो संपत्ति का अधिकार दे रखा था। तो यदि सरकार संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करती है तो कोई भी नागरिक वो तो न्यायालय में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो उसको रोकने के लिए, ताकि यहाँ पर जो 8वीं अनुसूची है उसमें कोई शामिल कर ले, तो आपको न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। ठीक है, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। और वो फिर बाद में जैसे संपत्ति का अधिग्रहण होता है, अधिग्रहण करती है सरकार, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। और संपत्ति का जो अधिकार, मौलिक अधिकार दे रखा है, वो भी हटा दिया गया था। ठीक है, वो किस अनुच्छेद के तहत हटाया गया था और कौन से संशोधन के तहत हटाया गया था? तो पहला संविधान संशोधन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 9th शेड्यूल किस लिए लाया गया था? तो न्यायिक समीक्षा से परे कार्य करने के लिए। अभी वर्तमान में 9th शेड्यूल में 382 के 83 ऐसे अनुच्छेद है जो अभी इसमें शामिल हैं, अनुच्छेद जिसमें न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो 9th शेड्यूल इसके बारे में बात करता है। अब देखिए 10वीं अनुसूची में क्या दे रखा है। ठीक है, 10th शेड्यूल में क्या दे रखा है? जो दल बदल के संबंधित विषय है वो इसमें दे रखा है 10th शेड्यूल। ये इंपॉर्टेंट है और अपना आप में एक अलग विषय है। कौन कौन से दल बदल के लिए आहत किए जाते हैं, ठीक है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो वो 10th शेड्यूल में दे रखा है। कोई भी नेता इधर उधर में भागता है तो उसके संबंधित जो कानून बनाए गए तो वो 10th शेड्यूल में। तो कब बनाया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, 1985 में। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये उस समय हुआ था दल बदल कानून। तो 10वीं अनुसूची लाई गई थी। ठीक है, तो दल बदल कानून से संबंधित ही ये प्रावधान दे रखे हैं इसमें। अब बात करें 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? हमारी पंचायती राज व्यवस्था है जो 11वीं अनुसूची में दिया गया है। जो 73वां संविधान संशोधन है ये इसी के तहत 11वीं अनुसूची में डाला गया है। ठीक है, और ये बात करें आर्टिकल की बात करें तो ये 243 से लगाकर 243 ओ तक विस्तृत है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब बात करें देखो 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में जिस प्रकार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची जो नगर प्रशासन है, नगर प्रशासन जिसमें हम कह सकते हैं नगर पालिका, नगर निगम, तो ये इसमें आते हैं। तो इसकी 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें शामिल किया गया है। और एक बात और देखें तो आर्टिकल 243 पी से लगाकर 243 ZG तक इसका मतलब अनुच्छेद दे रखा है। ठीक है, तो मैंने 12 अनुसूचियां बता दी हैं। जो 8 अनुसूचियां तो पहले सम्मिलित थी और बाद में 9 से लगाकर 12 तक वो बाद में सम्मिलित की गई। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं सारा, ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, पहले अनुसूची के बारे में दे रखा है कि भारत के राज्यों और उन सीमाओं के बारे में दे रखा है। दूसरी अनुसूची जो संवैधानिक पद पर कार्यरत है, इनके वेतन
जो पद हैं, विशेष अधिकार हैं, वो इसमें दे रखा है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, राज्यपाल, विधान मंडल, विधान परिषद। इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री इसमें शामिल नहीं है सेकेंड शेड्यूल में। तीसरी अनुसूची देखें तो शपथ से संबंधित मैंने बताया था, जो भी उम्मीदवार है, मंत्री, सांसद, जो राज्य के जो मंत्री है, विधायक हैं, इनके शपथ से संबंधित है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सीएजी है, इनके शपथ से संबंधित तीसरी अनुसूची में बताए गए हैं। एक बार चौथी अनुसूची देखें तो राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित हैं। और पांचवी अनुसूची जो कि छठी अनुसूची के जो राज्यों को छोड़कर अन्य जो राज्य हैं उनके संबंधित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान दे रखा है। और छठी अनुसूची में 4 राज्य सम्मिलित है, याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान हैं इस छठी सूची में। 7वीं अनुसूची देखें तो यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा दे रखा है, ठीक है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, ठीक है, समवर्ती सूची है, तो ये तीनों इसमें 7वीं अनुसूची में दे रखा है। 8वीं देखें तो भाषा से संबंधित मैंने बताया। 9वीं देखें तो भू जमींदारों के बंटवारे से संबंधित गैर न्यायिक, या कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, वो वाला सिस्टम। और 10वां में देखें तो दल बदल कानून से संबंधित है। 11वां पंचायती राज और 12वां नगर पंचायत समिति, ठीक है। ये 12 अनुसूची आपको याद रखनी है। आई होप छोटा सा वीडियो है, आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।